नमस्कार। हम लोग आज से जो कंपाउंड के बारे में या फिर एलिमेंट का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि इस एलिमेंट का कहाँ यूज़ होता है, इस चीज़ में किस चीज़ का एलिमेंट होता है या कौन सा कंपाउंड होता है, वो सीरीज़ हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हम लोग इस वीडियो में पहले एलिमेंट के बारे में या कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मीथेन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा आप लोग, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? मीथेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीथेन, पहले तो ये जानिए कि मीथेन है क्या। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है? क्या कह रहे हैं हम लोग कि मीथेन एक क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइंड होता है, जब बॉन्डिंग बनता है, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। याद रखना है, क्या कहा जाएगा? हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। और जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में 3 ग्रुप आते हैं। एल्केन ग्रुप, हाइड्रोकार्बन का 3 ग्रुप होता है। पहला क्या होता है? एल्केन ग्रुप, फिर अल्कीन ग्रुप, और इसके बाद अल्काइन ग्रुप। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। और आज जिस एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यानी कि मीथेन, ये एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। और एल्केन ग्रुप का केमिकल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जहां n क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। n आपका 1, 2, 3 सम ऑन सो ऑन नंबर हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलता है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का 3 ग्रुप होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2। n इक्वल्स टू 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से अगर एल्कीन की बात किया जाए तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो तीनों जनरल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। क्लियर? एक चीज और याद रखिएगा, पहला जो हम लोग लिखे एल्केन, एल्केन में हमेशा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहेगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कार्बन का जो चेन बनेगा उसके बीच में कैसा होगा? ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन ग्रुप में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन ग्रुप में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसी कारण से इस पॉइंट को एकदम याद करना है कि इसी कारण से हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन ग्रुप को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी एल्केन ग्रुप में जो जो मेंबर आएगा, इस फॉर्मूला को बेस बनाकर CnH2n+2, इस फॉर्मूला को बेस बनाकर कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिले तो क्या लिखना है कि वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। और जब भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या कहलाना है? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। सैचुरेटेड यानी संतृप्त और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। तो आज हम लोग एल्केन ग्रुप यानी कि संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पहला मेंबर मीथेन की चर्चा करेंगे। अब ये नामकरण में भी आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं कि n की संख्या के आधार पे नाम तय किया जाता है। कैसे? कैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि n की संख्या के आधार पे जो नाम तय किया जा रहा है, कैसे? देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो इसको मिथ कहा जाता है। कार्बन की संख्या 2 हो तो इत कहा जाता है।
कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप कहा जाता है, कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट कहा जाता है, कार्बन की संख्या 5 हो तो पेंट कहा जाता है। ठीक वैसे ही कार्बन 6 होगा तो हेक्सा, 7 होगा तो हेप्ट या हेप्टेन, है ना। 7, 8 में फिर ऑक्टेन, फिर नोनेन, फिर डेकेन, इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। तो आज हम लोग जिस एलिमेंट के बारे में, जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उस कंपाउंड क्या है, मीथेन, और वो एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है। एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है। क्या याद करना है हम लोग को कि जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो क्या है, एल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। लिख लेना है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप। तो पूरा एल्केन ग्रुप ही क्या है, सैचुरेटेड है। तो मीथेन भी क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। कई बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपसे दे देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो भी N होगा यानी एल्केन ग्रुप का होगा वो सब के सब क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग मीथेन का। तो देखिए मीथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH4, CH4। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, यानी एक कार्बन और कार्बन के चारों ओर क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला आपका CH4। इसका यूपेक नाम क्या है, मीथेन। इसका मोलर मास की बात किया जाए तो मोलर मास कितना होता है, 16.04 ग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 161.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 161.5 डिग्री सेंटीग्रेड। खैर मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी पूछता नहीं है तो उसको ध्यान देने वाली बात है नहीं। जनरल कंपटीशन में हम लोग को फॉर्मूला याद रखेंगे, CH4 फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन ग्रुप एंड इट इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आता है कि मीथेन कहाँ कहाँ मिलता है या मीथेन को क्या कहा जाता है। तो 2-3 पॉइंट हम बता रहे हैं, पहले आपको रखिएगा कि मीथेन को क्या कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है दलदली एरिया, मार्सी गैस कहा जाता है। जहां भी दलदली जमीन होगा वहां पे क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। तो मीथेन का दूसरा नाम क्या है, क्या लिख लेना है, मार्सी गैस। मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्सी गैस। मार्सी मतलब दलदली। ये कहाँ मिलता है, दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इस तरह का जो लैंड होता है, दलदली लैंड होता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, मीथेन देखने को मिलेगा। इसलिए मीथेन को दलदली गैस भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, दलदली गैस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर लेना है कि मीथेन मंगल ग्रह में भी पाया जाता है, मार्स गैस। मार्स यानी मंगल, यानी मीथेन कहाँ मिलेगा, आपको एग्जाम में पूछ लिया कि मंगल ग्रह में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है। तो मार्स में कौन सा गैस है, मार्सी गैस है। और मार्सी गैस यानी मीथेन गैस, मीथेन गैस। और हम लोग अगर नॉर्मल बात करें तो ज़्यादा दलदली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, धान के खेतों में। तो मीथेन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा धान के खेतों से भी किसका प्रोडक्शन होता है, मीथेन का प्रोडक्शन होता है। क्या कह रहे हैं हम लोग, धान के खेतों से। धान के खेत से, धान का खेत कैसा होता है, दलदली होता है। तो उस दलदली धान के खेतों से भी किसका प्रोडक्शन होगा, मीथेन का प्रोडक्शन होगा। क्या क्या पॉइंट हो रहा है कि मीथेन, मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्सी गैस कहते हैं। ये दलदली भूमि पर पाया जाता है, ये मंगल ग्रह में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, धान के खेतों में, क्योंकि दलदल रहता है तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। दूसरी बात, सर इन लोग का फोटो क्यों लगाया हुआ है, तो जब भी ये सारे पशु आपको दिख रहे हैं, गाय खासतौर पे जब ग्रेजिंग करते हैं, देखते होंगे आप, खाना खाने के बाद अपने आराम से इसको पगार कहते हैं, हम लोग ग्रेजिंग करते हैं। तो जब ग्रेजिंग करते हैं तो उस समय भी किस गैस का प्रोडक्शन होता है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। याद रखिएगा पशुओं के ग्रेजिंग के समय भी किस गैस का प्रोडक्शन होता है, मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है।
पॉइंट क्लियर? दलदली भूमि में मिलेगा, मंगल ग्रह में मिलेगा, धान के खेत में मिलेगा, पशुओं के ग्रेजिंग में मिलेगा, साथ ही साथ गोबर में भी मिलता है। याद रखिएगा, हाँ इस पॉइंट को भी एकदम याद रखिएगा। और फ्रेश कोई काउ डंग है यानी गोबर, तो गोबर यानी फ्रेश बायोमास बोल सकते हैं इसको, बायोमास भी कहा जाता है। फ्रेश ताजा गोबर है, उस गोबर में लगभग 75% तक क्या हो सकता है, मीथेन हो सकता है। गोबर में कितना परसेंट, 75%। और इसी गोबर से क्या बनता है, गोबर गैस यानी बायोगैस। इसी गोबर से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, गोबर गैस, है ना। क्या कह रहे हैं हम लोग कि जो ताजा गोबर होता है, फ्रेश बायोमास होता है, इसमें तो मीथेन होता ही है लगभग 75%। लेकिन इसी गोबर से हम लोग क्या बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, गोबर गैस बनता है यानी बायोगैस बनता है। और इस बायोगैस में याद रखिएगा लगभग 55% यानी मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है। और भी होता है, CO2 होता है, N2 होता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट कौन होता है गोबर गैस का, मीथेन होता है। तो गोबर गैस में कितना परसेंट, 55% मीथेन। और ताजा गोबर में कितना परसेंट, लगभग 75%। एक पॉइंट यहां पे और याद कर लेना है कि जो हमारा गोबर होता है ये स्मोक फ्री गैस होता है। मीथेन नहीं, मीथेन को जलाने पर स्मोक आएगा, लेकिन गोबर गैस क्या है, स्मोक फ्री, धुआं रहित गैस है, स्मोक फ्री गैस है। क्या होता है गोबर गैस, स्मोक फ्री गैस होता है, धुआं रहित गैस होता है। कई बार 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मोक फ्री गैस। तो गोबर गैस यानी बायोगैस, गोबर गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोगैस। ये जो बायोगैस होता है ये क्या होता है, स्मोक फ्री गैस होता है। और इसमें लगभग मीथेन कितना होगा, 55%। 55% आपका क्या दिखेगा, मीथेन दिखेगा। ओके, चलिए यहां देखिए, हम लोग CNG की बात करें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। तो CNG में तो याद रखिएगा, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें लगभग 95%, थोड़ा मोड़ा नहीं, 95% लगभग क्या होता है, मीथेन होता है। 95% क्या होगा, मीथेन होगा। ये भी याद रखिएगा कि नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का मेन कंपोनेंट, नाम ही देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर CNG ना पूछ के केवल नेचुरल गैस आपसे पूछ ले कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो भी क्या आंसर देना है, मीथेन होता है। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस and 95% methane present in CNG, compressed natural gas। आजकल आप देख रहे होंगे CNG ऑटो, CNG गाड़ी, CNG बाइक, सबकी बात किया जा रहा है। कार वगैरह तो चलने भी लगा CNG में, ऑटो भी चल रही है। तो इसमें कितना परसेंट रहता है, लगभग 95% क्या रहता है, मीथेन रहता है CNG में। बिकॉज नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, मीथेन है। आगे समझिए। अब आते LPG, जो हमारे घर में सिलेंडर आते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो भी बोलिए आप, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड बोलिए या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, क्या इसमें मीथेन होता है। तो याद रखिएगा LPG सिलेंडर में भी मीथेन होता है। हाँ, LPG सिलेंडर में भी मीथेन होता है, लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली मेन कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन होता जरूर है। क्या क्या होता है, 3 सब्सटेंस याद रखिएगा, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों सब्सटेंस होता है।
और एग्जाम में जानबूझ के ऑप्शन में एक जगह रहेगा मीथेन और एक जगह केवल प्रोपेन और ब्यूटेन, और हम लोग झट से प्रोपेन और ब्यूटेन मार के निकल जाते हैं। लेकिन एलपीजी सिलेंडर में तीनों होता है। क्या क्या होता है देख रहे होंगे आप लोग, मीथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है। लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन होता है, तो ब्यूटेन। एग्जाम में पूछ लिया जाए सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होगा, तो आपका क्या होगा, ब्यूटेन। ये मैक्सिमम होता है। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूटेन को लिक्विफाइड करना ज्यादा आसान है। ब्यूटेन को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसलिए नाम क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। लेकिन इसके अंदर मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे ये पूछा जाए कि इस एलपीजी सिलेंडर के अंदर, क्योंकि मीथेन के अंदर तो कोई स्मेल नहीं होता है, ना प्रोपेन के अंदर होता है, ना ब्यूटेन के अंदर होता है, लेकिन घर में जब गैस रिलीज होता है, गैस लीक करते हैं, तो एक स्मेल हमको नाकों में मिलता है, एकदम तीखा सा गंध नाकों में पहुंचता है, खराब टाइप का गंध। तो ये इन तीनों के कारण नहीं, उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है जिससे कि दुर्घटना से बच सके। कभी घर में गैस का लीकेज हो तो हमें आइडिया लग पाए, इसलिए क्या मिलाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। स्मेल के लिए क्या लिख लेना है, फॉर स्मेल इन एलपीजी सिलेंडर, फॉर स्मेल, स्मेल के लिए क्या ऐड करेंगे हम लोग, इथाइल मरकप्टन। नाम एकदम याद रखना है, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, या फिर इसको थायोइथेनॉल भी बोल सकते हैं, या क्या ऐड कर लेना है, थायोइथेनॉल। दोनों ऑप्शन में आ सकता है कि एलपीजी सिलेंडर में स्मेल के लिए हम लोग इथाइल मरकप्टन या फिर थायोइथेनॉल को ऐड करते हैं। देखिए लाइटर दिख रहा है आपको, अभी हम क्या बता रहे थे कि ब्यूटेन को लिक्विफाइड करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए इस लाइटर के अंदर आपको कौन सा गैस मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो एग्जाम में पूछ ले लाइटर गैस या लाइटर के अंदर ये जो लिक्विड आपको दिखता है ये कौन सा गैस होता है, तो ये क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन नहीं, ब्यूटेन। तो लाइटर गैस के नाम से कौन फेमस है, ब्यूटेन फेमस है, लाइटर गैस। और एलपीजी में तीनों मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन, ब्यूटेन होता है। आगे देखिए, यस, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 से 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर रातों के बीच हुआ था, न्यूज़ 3 दिसंबर का है। तो 2-3 दिसंबर 1984 में जो त्रासदी हुआ था, जो ट्रेजेडी हुआ था, आज भी हम लोग इसको भुला नहीं पाए हैं। भोपाल गैस त्रासदी बहुत बड़ा, मतलब एक दुर्घटना था, उसमें बहुत सारे लोगों के, हजारों लोगों की जानें गई थी। इसका आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन इस दिन हुआ क्या था, 3 दिसंबर या 2 दिसंबर की रात 1984 को ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ कैसे था। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पे हुआ था, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, हाँ शायद यही नाम होगा, एक बार देख लीजिएगा, यूनियन कार्बाइड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इसी कंपनी पर इस दिन इवेंट क्या हुआ, घटना क्या घटी या दुर्घटना क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनेट, मीथेन से ही बनता है, मिथाइल आइसोसायानेट, स्पेलिंग पे ध्यान देना है, साइनाइड नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट। एग्जाम में हमेशा नाइट देगा, साइनाइड, साइनाइड, क्या लिखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस कंपनी में इसका लीकेज हो गया, अचानक से चारों ओर ये गैस फैल गया, और इसी के कारण लोगों का क्या हो गया, इतने सारे लोग यहाँ पर मारे गए थे।
इसको हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड में। कब हुआ था ये घटना? 3 दिसंबर 1984 की घटना है। 2 और 3 दिसंबर। और मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक सब्सटेंस के लीकेज के कारण ये दुर्घटना घटी थी। इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट? इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। हाँ देख लीजिएगा, यही होगा CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसी के कारण क्या हुआ था? पूरा आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। बोलते हैं। देखिए तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में कौन सा आया? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और फॉर्मूला क्या होता है? CH3NCO। हाँ इसको इधर भी लिख सकते हैं CH3NCO या CNO। ठीक है, चलिए तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है किससे बना है? मीथेन से ही बना था। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा? मीथेन गैस को फायर डैम्प गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायर डैम्प गैस। मीथेन गैस को हम लोग क्या कहते हैं? फायर डैम्प गैस भी कहते हैं। कोयला खदानों में आप देखते होंगे कभी कभी दुर्घटना हो जाता है, एक्सप्लोसिव। कोयला खदानों में देखते होंगे आप लोग, अचानक से कभी आग लग जाती है। तो जो कोयला खदानों में अचानक से कभी आग लग गया, किस कारण से? मीथेन के कारण से ही लगता है। इसीलिए मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है। और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोल माइंस धनबाद की बात करें, झरिया की बात करें, तो अचानक से सड़क के किनारे सड़क धंस गया और आग पकड़ लिया। वो किस कारण से? मीथेन के कारण से। यानी मीथेन के अंदर एक्सप्लोसिव नेचर भी है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। मीथेन किस नेचर का होता है? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक प्रकृति के कौन होते हैं? मीथेन होते हैं। और ये जितने सारे आपको हम बता रहे हैं सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मीथेन का प्रकृति कैसा होता है? एक्सप्लोसिव। कोयला खदानों में अचानक से आग किस गैस के कारण लगती है? तो मीथेन के कारण लगती है। फायर डैम्प गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। अब देखिए मीथेन, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस। ये सब तो ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है। साथ ही साथ क्या याद करना है कि मीथेन का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? वैसी गैस जो पृथ्वी के टेम्परेचर को कम होने नहीं देता है, और धीरे धीरे जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो वैसे गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे पहले तो CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और इसके अलावा कौन सा आता है? मीथेन। तो ये भी याद रखिएगा, मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है। ये ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या कह रहे हैं हम लोग? मीथेन क्या है? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है। और ये किसको इंक्रीज करेगा? ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापन को बढ़ाने में सहयोग करता है। देखिए एक रिपोर्ट भी है, इस रिपोर्ट को देखिए, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। क्या कहता है? 2030 का बेसलाइन में ये रिपोर्ट बनाया गया है। किसके ऊपर? मीथेन के ऊपर। न्यूज में क्यों है कि ये रिपोर्ट कहता है कि 2030 बेसलाइन रिपोर्ट वाज लॉन्च एट द, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट COP27। COP27 में इस रिपोर्ट को रखा गया, किसके द्वारा? क्लाइमेट एंड क्लीन एयर मिनिस्ट्रियल के द्वारा। इनका जो मीटिंग हो रहा था
COP 27 में, इसी में ये रिपोर्ट रखा गया। और हाईलाइटिंग क्या है इस रिपोर्ट का कि मीथेन इमिशन आर गोइंग टू राइज बाय 5 to 13% बाय 2023। जहां हम लोग 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, उसी का जगह पर ये रिपोर्ट क्या बता रहा है कि मीथेन का 2030 तक 5 से लेकर 13% तक क्या होगा, राइज होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और अगर मीथेन का परसेंटेज बढ़ेगा तो क्या हानिकारक है, अभी समझ में आया था आपको। बिकॉज मीथेन इज ए ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाला गैस है। तो जब वो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो दिख रहा है ना, हीट वेव। आप देख रहे होंगे यूके वगैरह में जो परेड होता है उस समय सैनिक बेहोश हो जा रहे हैं यूके वगैरह में गर्मी से। और इंडिया में तो क्या हाल है आपको पता ही चल रहा है, कितना ज़्यादा हीट वेव चल रहा है इस समय। तो यही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए और क्या क्या इस मतलब इस रिपोर्ट का हाईलाइटेड पॉइंट क्या क्या था कि मीथेन लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर इन 2021 रिकॉर्डेड एट द हाईएस्ट आपका रिकॉर्ड किया गया कब, 2021 में। किसका, मीथेन का लेवल। अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर इज 260% ऑफ प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। 200 नहीं 260%, 260% हुआ है। औद्योगिक जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, औद्योगिक क्रांति से पहले का समय था, उस समय जो मीथेन का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में होता था उसके तुलना में 260% बढ़ा है। यानी कहाँ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग तो होगा ही ना। ग्रीन हाउस गैस का लेवल अगर इतना बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे नहीं होगा। फिर आगे देखिए, एग्रीकल्चर एंड फॉसिल फ्यूल एनर्जी सेक्टर्स आर डोमिनेंट इन मीथेन एमिशन। मीथेन एमिशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो क्या लिख रहा है, एग्रीकल्चर। अब आएगा सर, अभी तक तो सारे एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ते थे कि एग्रीकल्चर से कभी कोई हानि नहीं होता है, लेकिन धान के खेत में हम क्या बताएं कि जहां दलदली जमीन होगी, धान का खेती करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, मीथेन गैस का उत्पन्न होगा। पशुपालन करेंगे, ग्रेजिंग करेगा, गोबर से क्या निकलेगा, मीथेन निकलेगा। तो एग्रीकल्चर और फॉसिल फ्यूल यानी वही पेट्रोलियम गैस, CNG, LPG एनर्जी सेक्टर्स आर डोमिनेंट इन द मीथेन इमिशन। मीथेन इमिशन को लगातार बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या देखें हम लोग, करेंट टारगेट विल रिड्यूस इमिशन बाय अबाउट 45% ऑफ 2023। टारगेट रखा गया कि इंक्रीज ना होने दिया जाए, क्योंकि इस लेवल से होगा तो इंक्रीज तो होगा ही। हम लोग 2030 तक लगभग इसका 45% को क्या करते हैं, कम करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कटिंग मीथेन इमिशन बाय 45% एट 2020 लेवल्स एंड रिडक्शन ऑफ वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, बाय एटलीस्ट 0.2 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 2040, 2040 एंड 2070। टारगेट रख रहे हैं हम लोग कि किसी तरह से मीथेन गैस के अगर एमिशन को कम कर दें, फिर कम से कम 45% कम करें 2020 के लेवल से। और साथ ही साथ क्या करें हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम से कम 0.2%, 0.2% क्या किया जाए, डिक्रीज करवाया जाए। हमारे अर्थ के टेम्परेचर को लगभग कितना कम किया जाए, 0.2 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस सुनने में कम लगता है पर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। तो 0.2 डिग्री सेल्सियस कम किया जाए लगभग 2040 से लेकर 2070 के बीच में, बिटवीन। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इस पॉइंट को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ ग्लोबल मीथेन प्लेज इनिशिएटिव। इंडिया इस इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है, ग्लोबल मीथेन प्लेज इनिशिएटिव का मेंबर इंडिया हमारा नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मार्स में भी आपको क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। एक पॉइंट और आपको याद कर लीजिएगा, एक हाँ मीथेन सेट, यही पॉइंट। मीथेन सेट एक सैटेलाइट है, मीथेन सेट के नाम से
एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, दैट विल ट्रैक मीथेन लीकेज इज टू बी लॉन्च्ड। ये मीथेन के लीकेज को ट्रैक करेगा, इसके लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा? मीथेन सेट, मीथेन सेट। क्लियर? और हमारा भारत भी पीछे नहीं है, मीथेन के प्रोडक्शन में हमारा भारत पीछे नहीं है। देखिए, इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 5 मीथेन एमिटर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टॉप 5 में हम लोग भी आते हैं। किसके एमिशन में? मीथेन गैस के एमिशन में। तो ये कौन सा रिपोर्ट था? ग्लोबल मीथेन असेसमेंट 2030 बेसलाइन रिपोर्ट। कहाँ पे जारी हुआ? COP27 में। और क्या बताया कि 5 से 13% मीथेन का क्या लेयर बढ़ सकता है, और हमारे एटमॉस्फेयर के लेवल में लगभग 260% क्या हुआ है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में मीथेन इंक्रीज किया है। और हमारा भारत भी मीथेन को एमिट करने में टॉप 5 कंट्री में से एक है। देखिए लिखा हुआ है ये आपको कि मीथेन इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि नेचुरल गैस, उससे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 95% क्या है? मीथेन ही केवल है। खैर चलिए इसका पॉइंट देख लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ा देर पहले ही कि मीथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 25% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में 25% किसका योगदान रहता है? मीथेन का योगदान रहता है। मीथेन अकेले 25% क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। किसको बढ़ाने में? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। तो ये सारा पॉइंट मीथेन के बारे में था जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सारे पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जब आएंगे तो कोई नया कंपाउंड या कोई नए एलिमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से कि उसका यूजेस कहाँ पे है, क्या उससे हानि है, क्या उसका यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव है, उन सभी मुद्दों को जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जहाँ से फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।